भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ। जब भी ये नाम सुनते ना तो एक अलग ही एहसास होता है ना। हाँ बिल्कुल। एक तरफ नासा जैसी एजेंसियां हैं, खरबों के बजट वाली, और दूसरी तरफ है आईएसआरओ, जो बहुत ही सीमित साधनों में वो कमाल कर दिखाता है जो दुनिया देखती रह जाती है। हाँ, किसी जादू की तरह लगता है। आज हम इसी जादू के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास थिंक राइज हिंदी नाम के एक वीडियो की स्क्रिप्ट है जो इसरो के इस सफर को बहुत ही दिलचस्प अंदाज में पेश करती है। तो चलिए इस स्क्रिप्ट की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इसरो के सफलता के पीछे असल में छिपा क्या है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इसरो की उपलब्धियों की लिस्ट दोहराना नहीं है, बल्कि हम उस मानसिकता को, उस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे जिसे इसरो ने जुगाड़ प्लस जीनियस का नाम दिया है। जुगाड़ प्लस जीनियस? हाँ, ये दो शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, इनके पीछे की कहानी उतनी ही गहरी है। हम ये जानेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले ने भारत को दुनिया के सामने एक मितव्ययी अंतरिक्ष शक्ति यानी एक फ्रूगल स्पेस पावर बनाकर खड़ा कर दिया। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। बात है 1969 की। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। एक तरफ अमेरिका और सोवियत संघ, स्पेस रेस। हाँ, चांद पर पहले कौन पहुंचेगा इसकी होड़ मची हुई है। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था, एक जियोपॉलिटिकल जंग। और उस बीच भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई एक बिल्कुल अलग सपना देख रहे थे। उनका सपना किसी दौड़ में शामिल होना था ही नहीं। बिल्कुल। उनका नजरिया था कि अंतरिक्ष तकनीक का असली फायदा तब है जब वो आम आदमी के काम आए, किसानों के, मछुआरों के। हाँ, और देश के विकास के। और इसी सोच के साथ इसरो की नींव रखी गई। वो एक तस्वीर है ना जो हम सबने देखी है। हाँ हाँ, वो साइकिल और बैलगाड़ी वाली, जिसमें रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाया जा रहा है। वो तस्वीर सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, असल में वो आईएसआरओ की पूरी कहानी का सार है। हाँ, और उस तस्वीर में ही डॉक्टर साराभाई के दृष्टिकोण की अनोखी बात छिपी है। देखिए, उस वक्त की दूसरी स्पेस एजेंसियां टॉप डाउन अप्रोच पर चल रही थी। मतलब पहले बड़ी उपलब्धि हासिल करो, फिर देखो कि उसका जमीन पर क्या इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा। आईएसआरओ ने बॉटम अप अप्रोच अपनाई। उन्होंने पहले जमीनी समस्याओं को देखा, संचार की कमी, मौसम के पूर्वानुमान की जरूरत, प्राकृतिक आपदाएं। और फिर सोचा कि स्पेस से इनका समाधान कैसे होगा। एग्जैक्टली। यही वो बुनियादी फर्क था जिसने आईएसआरओ को शुरुआत से ही एक अलग रास्ते पर डाल दिया। ये किसी से आगे निकलने की दौड़ नहीं थी, ये अपने लोगों को आगे ले जाने की कोशिश थी। लेकिन नजरिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, रॉकेट तो पैसों और तकनीक से ही उड़ता है। और स्रोत बताता है कि शुरुआती दिनों में इन दोनों ही चीजों की भारी कमी थी। तो ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत संघर्षों की बात करता है। तो हम यहाँ किस तरह के संघर्षों की बात कर रहे हैं? क्या कभी ऐसा भी लगा कि ये सब बस एक सपना ही रह जाएगा? संघर्ष बहुत गहरे थे। पहली बात तो पैसे की कमी। देश खुद विकास की चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे में स्पेस प्रोग्राम के लिए बजट बहुत सीमित था। दूसरी ओर शायद उससे भी बड़ी चुनौती थी तकनीक का अभाव। उस दौर में विकसित देश, जिन्हें टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम कहा जाता था, अपनी एडवांस तकनीक किसी को नहीं देते थे, खासकर भारत जैसे विकासशील देश को। हाँ, तो हमें हर चीज खुद बनानी थी स्क्रैच से। हाँ। और जब आप सब कुछ खुद बनाने की कोशिश करते हैं तो असफलताएं तो मिलती हैं। बिल्कुल। शुरुआती कई रॉकेट लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद समंदर में जा गिरे। हर असफलता के बाद आलोचना होती थी। सवाल उठते थे कि क्या भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम पर पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी ताकत शायद यही रही है कि उसने अपनी असफलताओं को कभी अंत नहीं माना। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। हर असफलता ने अगली सफलता का रोड मैप बना दिया। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसरो की जो कार्य संस्कृति है, वहां असफलता को छिपाया नहीं जाता, बल्कि उसका, कह सकते हैं, पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम? हाँ, हर क्रैश के बाद हजारों पन्नों का डेटा विश्लेषण होता था। हर छोटे से छोटे पुर्जे की जांच होती थी ताकि पता चले कि गलती कहाँ हुई। वो असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानते थे। अच्छा। इसी वजह से जो चीजें उन्होंने अपने शुरुआती असफल रॉकेटों से सीखी, वही ज्ञान बाद में पीएसएलवी जैसे सफल लॉन्च व्हीकल की नींव बना। तो वो असफलताएं व्यर्थ नहीं गई, वो एक तरह का निवेश था। और फिर वो दौर आया जब इस निवेश का फल मिलना शुरू हुआ। और क्या खूब मिला! एक के बाद एक ऐसी सफलताएं मिली जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। सबसे पहले तो पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
स्रोत इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल कहता है। ये वर्कहॉर्स बन गया है ना? बिल्कुल। PSLV सिर्फ भरोसेमंद नहीं है, यह ISRO के लिए गेम चेंजर था। इसी की वजह से भारत न सिर्फ अपने सैटेलाइट लॉन्च करने में आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि दूसरे देशों के लिए एक कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर बन गया। फिर आया चंद्रयान-1। इसने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स की खोज की। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने चांद के बारे में पूरी दुनिया की समझ को बदल दिया। और उसके बाद तो जो हुआ वो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, मंगलयान मिशन। हाँ। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। और हाल ही में चंद्रयान-3। उसने तो इतिहास ही रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। और इन सभी उपलब्धियों के बीच जो एक बात कॉमन है और जो सबसे हैरान करने वाली है, वो है इनकी लागत। स्रोत इस पर खास जोर देता है। हाँ, लागत। मंगलयान मिशन का कुल बजट लगभग 450 करोड़ रुपए था। 1 मिनट, 450 करोड़? जी, सिर्फ 450 करोड़। ये तो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम है। ये कैसे मुमकिन है? मतलब क्या वो अपने वैज्ञानिकों को बहुत कम पैसे देते हैं या फिर कोई और राज है? ये हिसाब समझ नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पर स्रोत का वो जुगाड़ प्लस जीनियस वाला फॉर्मूला काम आता है। ये कम लागत कोई तुक्का नहीं है, ये इसरो की सोची समझी रणनीति और कार्यशैली का नतीजा है। तो चलिए इस फॉर्मूले को ही डीकोड करते हैं। जुगाड़ प्लस जीनियस सुनने में तो बड़ा देसी और सरल लगता है, पर इसके पीछे जरूर कोई गहरी सोच होगी। बिल्कुल। स्रोत इसके 4 स्तंभों की बात करता है और ये चारों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पहला है कम बजट में इनोवेशन। ये फैंसी शब्द है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है सीमित संसाधनों में बेहतरीन समाधान खोजना। इसरो के इंजीनियर महंगे इंपोर्टेड पार्ट्स पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चीजों से काम चलाने और सिंपल लेकिन असरदार डिजाइन बनाने में माहिर हैं। वो हर चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं। हाँ, ताकि लागत कम से कम हो। ठीक है, ये तो हुआ जुगाड़ वाला हिस्सा, लेकिन स्रोत उच्च सफलता दर की भी बात करता है। अक्सर जुगाड़ के साथ ये डर जुड़ा होता है कि कहीं क्वालिटी से समझौता तो नहीं हो रहा, सही सवाल है। कहीं कोई शॉर्टकट तो नहीं लिया जा रहा। बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर फॉर्मूले का जीनियस वाला हिस्सा आता है। इसरो का जुगाड़ चीजों को सस्ता बनाने में है, क्वालिटी से समझौता करने में नहीं। उनकी सफलता दर दुनिया की किसी भी टॉप एजेंसी के बराबर है। इसका राज है टेस्टिंग। वो हर चीज का अनुकरण मतलब सिमुलेशन करते हैं, जमीन पर हजारों बार टेस्ट करते हैं, ताकि जब रॉकेट लॉन्च हो तो गलती की कोई गुंजाइश न बचे। उनका जीनियस इस बात में है कि वो जानते हैं कि कहां पैसे बचाने और कहां बिल्कुल नहीं। और तीसरा स्तंभ है स्वदेशी तकनीक। ये तो शायद सबसे जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर आप तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आप कभी भी लागत कम नहीं कर सकते। बिल्कुल। जब दूसरे देशों ने हमें क्रायोजेनिक इंजन जैसी जरूरी तकनीक देने से मना कर दिया, तो इसरो ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और खुद अपनी तकनीक विकसित की। इसमें वक्त लगा होगा। वक्त लगा, असफलताएं भी मिली, लेकिन आज नतीजा ये है कि लॉन्च व्हीकल से लेकर सैटेलाइट तक लगभग हर चीज भारत में ही बनती है। और इससे न सिर्फ लागत कम होती है, बल्कि देश में एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और चौथा स्तंभ है राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण। हाँ, इसरो का हर मिशन किसी न किसी राष्ट्रीय जरूरत से जुड़ा होता है। मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स, इनसे करोड़ों किसानों और मछुआरों को फायदा होता है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स देश के दूर दराज के इलाकों को जोड़ते हैं और आपदा प्रबंधन में तो सैटेलाइट्स की भूमिका बहुत ही अहम है। सही बात है। जब लोगों को यह दिखता है कि उनका पैसा देश के विकास में लग रहा है तो प्रोजेक्ट को समर्थन भी मिलता है। इन्हीं 4 स्तंभों ने मिलकर इसरो को वो बनाया है जिसे दुनिया आज सम्मान से फ्रूगल स्पेस पावर कहती है। ये वाकई में एक अनूठा और सफल मॉडल है, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। स्रोत के मुताबिक भारत अब सिर्फ एक फ्रूगल खिलाड़ी नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अब नेतृत्व करने की तैयारी में है। मतलब अब तक हम कम बजट में काम कर रहे थे, अब हम बड़े सपने देख रहे हैं। सही कहा। भविष्य के मिशनों की लिस्ट तो काफी रोमांचक लगती है। गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। हाँ, मतलब अब भारतीय एस्ट्रोनॉट भारतीय रॉकेट से ही अंतरिक्ष में जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मानव मिशन सिर्फ किसी को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में नहीं होता। इसके लिए जो तकनीक विकसित करनी पड़ती है, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, री एंट्री व्हीकल, वो देश की तकनीकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। और ये एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। हाँ,
और भविष्य में स्पेस स्टेशन बनाने या दूसरे ग्रहों पर इंसान भेजने की दिशा में ये पहला कदम है। फिर मिसार मिशन का जिक्र है, जो नासा के साथ एक जॉइंट मिशन है। ये क्यों खास है? अब तक तो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, अब हम नासा के साथ साझेदारी क्यों कर रहे हैं? ये आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर आपसी सहयोग और बराबरी की साझेदारी का दौर है। अच्छा। निसार मिशन का खास होना इस बात का सबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा अब आईएसआरओ को एक बराबर का पार्टनर मानती है। ये आईएसआरओ की तकनीकी क्षमता पर भरोसे की मुहर है। बिल्कुल। ये बताता है कि हम अब सिर्फ सर्विस लेने वाले या देने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य को मिलकर आकार देने वाले एक अहम खिलाड़ी हैं। ये उस देश के लिए बहुत बड़ी बात है जिसे कभी तकनीक देने से मना कर दिया गया था। और भविष्य की योजनाओं में चंद्रयान 4 का भी जिक्र है, जो चांद से सैंपल वापस लाएगा, और आदित्य L1। वो तो लॉन्च हो भी चुका है। हाँ, जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। ये सब दिखाता है कि आईएसआरओ अब सिर्फ पृथ्वी केंद्रित नहीं है, बल्कि वो गहरे अंतरिक्ष की खोज में भी एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सही कहा। अब मिशन सिर्फ राष्ट्रीय जरूरतों तक सीमित नहीं है, अब वो मानवता के ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। सूर्य का अध्ययन हो या चांद से सैंपल लाना, ये सब विज्ञान के बड़े सवालों के जवाब खोजने की कोशिशें हैं। और भारत अब इन कोशिशों में पीछे नहीं बल्कि आगे खड़ा है। बिल्कुल। इसका असर वैश्विक स्तर पर भी दिख रहा है। स्रोत बताता है कि इसरो अब तक 50 से ज्यादा देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। तो एक तरह से हम दुनिया के लिए एक भरोसेमंद स्पेस टैक्सी सर्विस बन गए हैं। स्पेस टैक्सी एक अच्छा शब्द है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। अच्छा। इसे अंतरिक्ष कूटनीति या स्पेस डिप्लोमेसी कहते हैं। जब भारत किसी छोटे या विकासशील देश का सैटेलाइट कम लागत में लॉन्च करता है, तो वो सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि उस देश के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाता है। सही कहा। वो उस देश के विकास में भागीदार बनता है। ये तो बिल्कुल डॉक्टर साराभाई की सपने जैसा ही है। उन्होंने भारत के आम आदमी के लिए अंतरिक्ष का सपना देखा था, और अब भारत दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए वही काम कर रहा है। बिल्कुल। कहानी पूरी तरह से घूमकर वहीं आ गई है। स्रोत की एक लाइन बहुत सटीक है। जो देश कभी तकनीक के लिए निर्भर था, आज वही देश तकनीक प्रदाता बन चुका है। वाह। ये सिर्फ एक तकनीकी सफर नहीं है, ये आत्मनिर्भरता से वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते भारत की कहानी है। तो कुल मिलाकर बैलगाड़ियों पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से शुरू हुआ ये सफर आज भारत को एक मितव्ययी अंतरिक्ष शक्ति बना चुका है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि इरादे बड़े हों तो साधन छोटे होने के बावजूद आसमान तक पहुंचा जा सकता है। सही कहा। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम संदेश निकल कर आता है, वो स्रोत के अंत में बड़ी खूबसूरती से कहा गया है। संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर दृष्टि स्पष्ट हो तो आकाश भी सीमा नहीं है। ये कहानी सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। ये उस भरोसे की कहानी है जो कहता है कि हम भी दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे सकते हैं, और सिर्फ टक्कर ही नहीं, हम अपने तरीके से उनसे बेहतर भी कर सकते हैं। स्रोत इसे भारत के आत्मविश्वास की कहानी कहता है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। जुगाड़ प्लस जीनियस वाला जो हमारा मॉडल है, वो मजबूरी और सीमाओं से पैदा हुआ था। अब जब इसरो के पास पहले से ज्यादा बजट है, ज्यादा पहचान है, और दुनिया की बड़ी एजेंसियां उसके साथ काम करना चाहती हैं, तो क्या हमें इसी मितव्ययी या कम खर्च वाली सोच को बनाए रखना चाहिए, या अब वक्त आ गया है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम भी दूसरों की तरह बड़ा सोचे और बड़ा खर्च करे? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य में इसरो की दिशा तय करे।